आपका बहुत-बहुत स्वागत है सॉफ्ट कवर के इस अंक में। आज आपकी संक को जाने किताब के साथ हम हाज़िर हैं सॉफ्ट कवर के इस अंक में। सबसे पहले मैं अरुण जी के बारे में आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अरुण जी पिछले 20 से भी अधिक सालों से पत्रकारिता जगत में हैं और फिलहाल वो विचार विनिमय केंद्र में शोध निदेशक पद पर हैं। अरुण जी, संघ को लेकर कई सारे मिथक हैं और इसे तोड़ने की आपने बहुत सारी कोशिश भी की है इस किताब के जरिए। शाखा से जुड़ी हुई कई जानकारियों को भी आपने इस किताब में रोचक तरीके से पिरोया है। तो सबसे पहले हम आपकी किताब का अवलोकन कर लें और इसे सॉफ्ट कवर के थ्रू दिखा दें। आपके पास भी होगी ये किताब मेरे ख्याल से, है क्या? तो आप अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं हमारे पाठकों को। ये वो किताब है जिसे अरुण जी ने लिखा है और अरुण जी सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इस किताब को लॉन्च करने के साथ ही ये जानना चाहेंगे कि संघ की शाखा क्या है? ये संघ की शाखा जो है वो एक हर रोज जो है वो जो संघ के स्वयंसेवक हैं या जो वॉलंटियर्स जिनको आप कहते हैं, तो वो लोग हर रोज मिलते हैं 1 घंटे की जो है किसी एक आउटडोर जगह पर जो है वो मिलते हैं, जैसे पार्क हो गया या मैदान हो गया, और उसके अंदर उस 1 घंटे के अंदर फिजिकल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, भौतिक, जो आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक, इनसे जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों का एक सेट ऑफ गतिविधियां रहती हैं और वो उसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। और उसी के माध्यम से जो राष्ट्रीय विचार हैं वो उनके अंदर जो है वो संघ का प्रयास रहता है कि इसके पीछे एक फिलॉसफी है जो संघ की शाखा जो है। ये पहले शुरुआत जब हुई तो रोज नहीं लगती थी। 1926 के आसपास जो है वो दैनिक शाखा की शुरुआत हुई, तो पहले ये रोज नहीं लगती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे खासकर 1930 के से 40 के दशक के बीच में जो है वो कुछ संघ में परिवर्तन आए थे। तो उस दौरान फिर ये माना गया कि दैनिक शाखा का बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है जो डॉक्टर हेडगेवार की का मानना था कि जैसे आप अपने घर में कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो रोज उसे धोते हैं, रोज उसे मांज कर अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कुछ गंदगी जो है, कुछ परतें जो है वो धूल की, गंदगी की वो चढ़ जाती हैं, तो इसलिए रोज उसको साफ करना जरूरी है। इसी तरीके से जो है वो हमारा मन और मस्तिष्क भी है, रोज उस पर जो है वो व्यक्तिगत आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ, निस्वार्थ, ऐसे कई परतें चढ़ जाती हैं, जिससे समाज और राष्ट्र के प्रति जो है वो हमारी सोच जो है वो उन परतों के नीचे दब जाती है। तो रोज 1 घंटा उसके ऊपर जो है काम करना जरूरी है। तो ये एक बेसिक फिलॉसफी। शाखा साल में 365 दिन लगती है, आंधी हो तूफान हो। इवन जब 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 संघ पर प्रतिबंध भी लगे हैं तब भी शाखाएं लगती रही हैं। तब जो है वो डेली शाखा जो है वो इंडोर में लगती थी। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है तो वर्चुअल शाखाएं भी हो गई हैं, क्योंकि जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो वो कई बार जो है वो संघ स्थान पर जहां शाखा लगती है उसे संघ स्थान कहते हैं। तो ये जो शाखा है ये मूलतः कोर है संघ का। सारा जो आप फ्रेश ब्लड देखते हैं संघ में आ रहा है, जो नए रिक्रूट आ रहे हैं, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, वो सारे के सारे एक कहीं ना कहीं एक दैनिक शाखा के माध्यम से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं इन 2 लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में बेसिकली जो है ये 2 बड़े लोग हैं जो संघ के प्रचारक रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। तो जितने भी बड़े लोगों को आप देखते हैं, वो चाहे आज मोहन भागवत हों जो मौजूदा छठे सरसंघ चालक हैं, ये सब किसी न किसी स्तर पर दैनिक शाखा से ही इंट्रोड्यूस हुए। और सायं की शाखा भी लगती है जो स्टूडेंट्स के लिए होती है, सुबह की शाखा लगती है जो थोड़े से जो कामकाजी लोग होते हैं वो शाम को शाखा पर नहीं आ पाते हैं। और संघ का हर कार्यक्रम, बड़े से बड़ा कार्यक्रम या अंत में एक तरीके से जो संघ की शाखा है वो ध्वजारोहण से शुरू होती है और प्रार्थना से खत्म होती है। आज भी संघ का बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी जो है बड़ी बैठक हो, उसके अंत में बेसिकली अमूमन शाम को प्रार्थना जरूर होती है। तो इसलिए ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जो है एक ही जगह पर 1 घंटे के अंदर, और शाखा के माध्यम से जब आप रोज साल में 365 दिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं
तो एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो संघ को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो 2 शब्दों में कि क्यों शाखा महत्वपूर्ण है, 2 शब्द सिर्फ है। संघ, पूरा संघ अगर समझना हो तो वो है अनौपचारिक संबंध। तो ये अनौपचारिक संबंध रोज शाखा पर जाने से बनते हैं। ये दोस्ती, आप ये कह सकते हैं कि दोस्ती का एक नया तरीका है जिसमें एक परिवार की तरह आप जुड़ते चले जाते हैं। आपने कहा ध्वजारोहण होता है हर दिन, जो भी शाखा लगाई जाती है तो ध्वजारोहण होता है। लेकिन ये भगवा कलर जो है ना, इसको लेके बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं। भगवा ही क्यों, मतलब और कोई कलर क्यों नहीं चुना गया? इस पे एक आपका बताएं मुझे। देखिए, भगवा जो जब एक्चुअली जो भगवा ध्वज को गुरु मानने का, संघ में भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है। संघ में किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना जाता। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में शुरुआत हुई और उसके बाद 1927-28 के आसपास ये हुआ कि जैसा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलनों में होता है कि जो भी व्यक्ति उसको शुरू करता है वही गुरु हो जाता है और फिर एक गुरु परंपरा चलती रहती है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का ये मानना था कि आप किसी व्यक्ति को अगर गुरु बनाते हैं तो व्यक्ति में तो कमियां आ सकती हैं। तो एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी परफेक्ट, जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर वो कोई परफेक्ट होगा भी तो उससे अगला जो उसकी पीढ़ी का आएगा और उससे तो ये इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे को अपना जो है संघ, उन्होंने ये तय किया कि भगवा ध्वज जो है वो संघ का में गुरु के स्थान पर। भगवा ध्वज संघ में गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को क्यों चुना गया, उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो भगवा जो रंग है वो हमारे, एक तो जैसे अग्नि का भी प्रतीक है और अग्नि हमारे यहाँ सबसे पवित्र जो है वो जो 5 तत्व से मिलकर जो है हमारा संसार बना है। और अग्नि का एक विशेष यज्ञ में खासकर हमारे यहाँ पे जब आहुति दी जाती है तो अगर आप देखेंगे तो भगवा ध्वज की जो शेप भी है वो अग्नि की शिखाओं वाली शेप है। हाँ। तो वो उसको सिग्निफाई करता है उस अग्नि को कि जिसके अंदर, जो संघ की शाखाओं में कहा जाता है कि एक बड़ा फेमस गीत है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो ये भाव कि उस यज्ञ में, उस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ की वो अग्नि शिखाएं हैं जिसके अंदर हमें अपना सब कुछ होम कर देना है, सब सर्वस्व दे देना है। इस भाव को प्रज्वलित करने के लिए भगवा ध्वज को जो है वो शेप ये रखी गई। रंग जो है उसका कारण ये है कि भगवा एक ऐसा रंग है जो भारत का जो एक अनवरत सांस्कृतिक प्रवाह है उसके कोर में उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो भगवा रंग से होता है। भगवा हमारे यहाँ शौर्य का भी प्रतीक है, भगवा हमारे यहाँ संन्यास और त्याग का भी प्रतीक है। और आप हमारे आजादी के आंदोलन में भी अगर आप देखेंगे, महाभारत से लेकर जब आप देखते हैं तो सबके रथों पर जो है वो भगवा ध्वज होता था, भगवा ध्वज ही होता था। तो भगवा एक हिंदू जो सांस्कृतिक, जो हिंदुत्व का एक सांस्कृतिक प्रवाह है उसका एक बहुत बड़ा जो है प्रतीक है। उसके प्रति लोगों के मन में एक सम्मान है। तो इसलिए ये शौर्य, पराक्रम, त्याग, क्षमा, इन सारों को, और उसके साथ अग्नि शिखाओं के अंदर, अग्नि राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में जो है अपना सर्वस्व होम कर देना है। इस भाव से जो है वो रोज ध्वजारोहण होता है वहां पर और भगवा ध्वज को लोग गुरु मानते हैं। और शायद यही कारण है कि संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। लेकिन मेरे जहां तक जानकारी है, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स उसको करेक्ट करें जब अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो, कि अकेला ऐसा संगठन है जिसके अंदर कभी उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं हुई, कभी वर्चस्व की लड़ाई भी नहीं हुआ। मैं पढ़ रही थी आपकी जब ये किताब, 6 सरसंघ चालक अभी तक बन चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया है। जिसको एक बार सरसंघ चालक बना दिया गया, सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी। ये शायद इसी वजह से क्योंकि व्यक्ति को जो है वो पीछे रखा गया और जो है वो जो कॉज है आपका उसको जो है वो आगे रखा गया। और इसी वजह से संघ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली क्योंकि व्यक्ति को पीछे रखा गया। तो संघ में एक शब्द है प्रसिद्धि परांग मुक्ता, यानी कि पब्लिसिटी शाई। और अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूं तो संघ का एक कोर ये था कि मंच, माला, माइक, इन तीनों से अपने स्वयंसेवकों को दूर रहना है। तो इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से संघ ने कभी अपना प्रचार विभाग 1984-85 तक बनाया ही नहीं। संघ में प्रचार विभाग था ही नहीं।
क्योंकि वो कहते थे हमें प्रचार करके क्या करना है, हम तो समाज का काम कर रहे हैं, जो है, जो हमारा काम है, जो हमारा दायित्व है वो हमें करना है, हमें किसी चीज का क्रेडिट नहीं चाहिए। तो इसी वजह से भ्रांतियां फैली, और उन्हीं भ्रांतियों को जो है, उनमें से कुछ भ्रांतियां दूर हो सके, इसके लिए मैंने फिर ये पुस्तक भी लिखी। 1984 के बाद से संघ का प्रचार विभाग 84-85 के बाद से बना, और अब तो खैर संघ का प्रचार विभाग जो है काफी सक्रियता के साथ काम करता है। लेकिन एक सवाल जो पढ़ते हुए किताब जब मैं पढ़ रही थी, तो एक सवाल मेरे अंदर बार बार कौंध रहा था, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि संघ वाले ऐसा करते हैं या उनका विरोध किया जाना चाहिए, है ना? इतना विरोध क्यों है आरएसएस और संघ का हमारी सोसाइटी में? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया, मैं इसको ना आपका एक प्रश्न जो है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके दो तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो लोग हमें यहाँ संघ को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं उनको कहूं कि नहीं, आप ये गलत करते हो, ये गलत। दूसरा ये है कि मैं आपके सामने संघ का एक कोर जो है वो रखूं, जिससे कि लोगों को ये क्लियर हो जाए कि क्यों संघ की आलोचना करना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो मूल बात है वो ये है, देखिए, संघ के साथ एक ना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि क्यों इतना क्रिटिसिज्म। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है कि संघ जो है वो एक बड़ी यूनिक एंटिटी है। संघ एक संगठन नहीं है, तो जो लोग उसको संगठन की दृष्टि से देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसको नहीं जज कर पाते ठीक से। संघ एक मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, संघ एक आंदोलन भी नहीं है। संघ मूलतः एक प्रवाह है। तो जब आप उस प्रवाह को देखेंगे, उस प्रवाह के कुछ कोर तत्व होते हैं, जैसे गंगा है, तो गंगा नदी जो है एक प्रवाह है, लेकिन उसके कुछ कोर तत्व हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसमें हमेशा जो है वो 24 घंटे जो हम उसकी जो क्वालिटीज मानते हैं ऑक्सीजन वाली। तो संघ एक ऐसा प्रवाह है, तो समय काल देश परिस्थितियों के अनुरूप वो अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो बदल लेता है, जैसे कि एक प्रवाह बदलता है, ठीक है ना। अगर उसे चट्टानें मिल जाती हैं, लेकिन उसका कोर जो है, ठीक है ना, वो एक जो हिंदुत्व वाला कोर जो है, ठीक है ना, वो रहेगा। बाकी समय काल तो चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं क्विकली सिर्फ तीन पॉइंट में संघ क्या है वो मैं एक्सप्लेन आपको करता हूं, जो इतना मुझे समझ में आया, हालांकि इतने वर्षों से अध्ययन करने के बाद। और इनफैक्ट कई संघ के बड़े अधिकारी जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन लगा दिया, 50 वर्ष 60 वर्ष, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि अब लगता है कि संघ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आया नहीं था। अच्छा। तो ये, हाँ, तो इसका कारण ये संघ एक अनवरत सांस्कृतिक प्रवाह, जिसको आप कहते हैं प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ द ग्रैंड विजन ऑफ हिंदू राष्ट्र भी जिसको आप कह सकते हैं, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। पर तीन मैं आपको क्विकली चीजें बताता हूँ। संघ के तीन कोर हैं अगर संघ को समझना। पहली चीज, संघ का उद्देश्य ये है, संघ की स्थापना किस लिए की गई? संघ का उद्देश्य ये है कि समाज का संगठन। संघ अपने आप को संगठन के तौर पर स्थापित नहीं करना चाहता, संघ समाज का संगठन करे और समाज जो है वो एक परम वैभव की स्थिति में पहुंचे। परम वैभव का मतलब कुल मिलाकर ये है कि एवरीबडी शुड बी एबल टू रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल। इसमें कहीं कोई रिलीजियस या कोई चीज नहीं। दूसरी बात, संघ जब अपना उद्देश्य अचीव कर ले तो संघ समाप्त हो जाए, और जब इतिहास लिखा जाए तो संघ का कोई नाम नहीं ले, क्योंकि संघ ने कुछ नहीं किया, जो किया समाज ने समाज के लिए। तीसरी बात, समाज में दो ही तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए, बाकी वो जिनको आना है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा कोई शत्रु नहीं है संघ का, ये मानना। तो ये संघ का कोर है। अगर इन तीन चीजों को आप समझ लेंगे तो जो क्रिटिक भी करते हैं, मैं मानता हूं उनमें से बहुत कुछ लोग तो हैं जो आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनकी समझ नहीं है उस चीज की, और जब तक वो संघ का हिस्सा नहीं बनेंगे, संघ में जाएंगे नहीं संघ को, और संघ में कोई मेंबरशिप तो है नहीं कि आप आगे तो आपको मेंबरशिप कार्ड दे दिया या कुछ हो जो है। आप जाइए संघ के अंदर इन्वॉल्व होकर देखिए, अगर आपको तब संघ जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। ये सवाल तो मुझे बाद में पूछना था, लेकिन आपकी बातों के बाद मुझे लग रहा है कि ये इस समय बहुत जरूरी है। मुसलमान सांप्रदायिक, मुसलमान विरोधी, इस तरह के बहुत आरोप लगे हैं। और एक जगह मैं पढ़ रही थी, वहां पे शायद देवरस जी, बाला साहब देवरस जी की जहां बात हुई है, वहां पे आपने कहीं पे लिखा है कि मुस्लिम संगठनों को साथ जोड़ने के लिए संघ ने काफी काम किया आपातकाल के दौरान।
क्या इसको ऐसा माना जाए कि जिस समय संघ की उत्पत्ति हो रही थी उस समय मुस्लिम साम्राज्य या सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसके बाद इसका जड़ इसको रखा गया, हेडगेवार जी ने रखा, या फिर ऐसा क्या हुआ? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि संघ बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, तो ये हमेशा सांप्रदायिकता के नाम पे क्यों घेरा जाता रहा है? देखिए, इसमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि जब संघ की स्थापना हुई 1925 में, तो उससे पहले 1920 से 25 के बीच देश भर में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कि मोपला रॉयट्स भी थे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि संघ की उत्पत्ति बेसिकली जो है वो उस मुस्लिम समाज के को रोकने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में हुई। और 1950 के बाद से ही जो विदेशी विद्वानों ने संघ के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, तो जैसे क्रेग बैक्स्टर हैं, एक जो है उन्होंने एक शुरुआत से 1950 के दशक में उन्होंने संघ के ऊपर स्टडी की। तो उन्होंने एक मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म वाला जो है एक लेबल जो है वो चिपका दिया। तो वेस्टर्न फ्रेमवर्क के अंदर जो है संघ कहीं भी फिट नहीं हो पाता था, तो इसलिए उसके ऊपर एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का, एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरी बात, खासकर विभाजन के दौरान जो है वो पश्चिमी पंजाब में और इवन पूर्वी बांग्ला, जो पूर्वी पाकिस्तान था जो बाद में बांग्लादेश बना, तो बंगाल वगैरह के अंदर भी तो संघ के स्वयंसेवकों ने बड़े पैमाने पर जो है वो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका प्रतिकार किया। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ चलते चलते कि उस पर प्रिंट में मैंने लिखा भी था कि मुस्लिम लीग के जो गुंडे हैं उन्होंने अमृतसर में 2 बार जो है वो स्वर्ण मंदिर पर हमला करने का प्रयास किया। संघ के स्वयंसेवकों ने उस समय जो है वो खड़े होकर वहां पर रक्षा की। बहरहाल, तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और संघ का प्रचार विभाग भी नहीं था, तो ये एक भ्रांतियां फैलती गई। देखिए, संघ जो है वो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है, रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स के खिलाफ है, वो मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है। क्योंकि संघ का ये, जैसे अभी जो वर्तमान सरसंघचालक है उनका हाल ही में एक वक्तव्य भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुओं का और इस देश में बेसिकली सबका डीएनए एक ही है, जो लोग रह रहे हैं कम्युनिस्ट जो है। तो ये जो सारी भ्रांतियां इस वजह से भी उभरी हैं, क्योंकि मैं पहले संघ का व्यू पॉइंट आपको बता दूं। संघ का मानना ये है कि इस देश के अंदर जो है जो रहता है इसको अपनी कर्म भूमि, पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। हिंदू किसी पूजा पद्धति के साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो एक मुसलमान भी हिंदू है, एक क्रिश्चियन भी हिंदू है, एक सिख भी हिंदू है, एक जैन भी हिंदू है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने देश के खिलाफ काम करता है, वो हिंदू नहीं। अच्छा, तो पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ जो है वो नहीं है शब्द। आपको हिंदू शब्द नहीं पसंद है, आप अपने आपको भारतीय कह लीजिए, उसमें भी संघ को कोई गुरेज नहीं। तो ये एक, लेकिन क्या है कि एक हवा खड़ा कर दिया गया, और हवा खड़ा किया गया क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी हुई। तो उसमें यह था कि संघ को एक हवा की तरह रखिए, आप मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म को एक हवा की तरह रखिए और मुस्लिम्स का पोलराइजेशन करिए। तो इसकी वजह से जो है वो एक पूरा देश में चलता रहा जो है। और जैसे मैंने आपको उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये कुछ भ्रांतियां, और फिर ऊपर से संघ का प्रचार विभाग, तो ये सारी चीजें जो है। और मैं इसका एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि संघ और मुस्लिम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्यवहारिक उदाहरण दूंगा। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो विद्या भारती नाम का एक संगठन चलाते हैं जिसमें 30,000 के आसपास स्कूल हैं और करीबन 35 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं देश भर। आप किसी भी स्कूल में जाकर देख लीजिए, जो है सभी धर्मों के, सभी पूजा पद्धतियों के बच्चे जो है उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और वो भी अपने बच्चों को इन स्कूलों के अंदर भेजना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ इसके अंदर जो है, क्योंकि हमारे मूल संस्कार तो एक ही है ना सबके। बिल्कुल। मैं एक मतलब हट के जो है थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अभी पीछे वो देख रहा था कि वसीम अकरम जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान है, तो वो बता रहे थे कि विश्व कप का एक मैच हुआ जिसके अंदर की जब ड्रेसिंग रूम के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो बहुत झगड़ा हो गया हरभजन सिंह जो भारतीय टीम के प्लेयर थे और पाकिस्तान टीम के एक प्लेयर ने। तो उन्होंने दोनों को कस के डांट लगाई, ठीक है ना, और बोला कि जाओ अपने अपने उसमें। पाकिस्तान का एक कप्तान डांट लगा रहा है, हरभजन सिंह भी चले गए, वो भी चले गए। क्यों? वसीम अकरम ने ये बात की। उन्होंने बोला देखो ऐसे हम लोग एक है, हमारे मूल संस्कार तो एक है ना कि माँ बाप की, अपने से बड़ों की, अपने से बुजुर्गों की इज्जत करनी। तो हमारे मूल संस्कार एक है कि हमने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया बेसिकली सिचुएशन को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ना, जो है उसकी वजह से कास्ट की भी और रिलीजन की भी जो हमारे देश में हुई और इस सब कॉन्टिनेंट में हुई, उसकी वजह से संघ के को लेकर जो है बड़ी भ्रांतियां फैली हैं। नहीं तो कोई ऐसा मुस्लिम हो जो ये कहे मैं संघ की शाखा में गया था मुझे आने नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। तो क्रिश्चियन मुस्लिम सब जो बहुत सारे लोग हैं जो संघ में, संघ के शिविरों में होते हैं, तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि हाँ, लेकिन ये भ्रांतियां हैं। एक जगह पे मैं पढ़ते पढ़ते रुकी किताब, आपने एक जगह लिखा है कि भाजपा और संघ के ना संबंध बड़े जटिल हैं, और इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब एक दूसरे के पूरक, आज तक तो हम ये सुनते रहे। ये लाइन पढ़ के जब मैं मतलब इस संबंध के बारे में मुझे थोड़ा जानना है कि ये संबंध जटिल कैसे है। देखिए, ये संबंध जटिल ऐसे है कि असल में क्या है कि 1940, इसकी एक दोबारा से मैं थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ। 1948 के में जब संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा और जब प्रतिबंध हटा तो संघ में एक बहुत बड़ी बहस हुई, और बहस इस बात की थी कि अब संघ को जो है राजनीतिक दल बन जाना चाहिए और राजनीति में उतर जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध के दौरान जिस तरीके से संघ को टारगेट किया गया और संघ का किसी ने भी राजनीतिक दल ने प्रत्यक्ष खुलकर जो है उसका पक्ष नहीं रखा। तो और संघ जब बना था तो उसका एक बड़ा लक्ष्य था आजादी मिलना, आजादी के लिए काम करना, तो वो भी लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। तो इस बहस में लेकिन अंततः ये निर्णय हुआ कि संघ जो है वो राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति के माध्यम से कोई स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है, ये एक संघ की सोच थी। तो उसके बाद 1951 जो है में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कोई संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, वो तो नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा थे, तो उन्होंने वहां से रिजाइन करके और जो है गुरुजी को अप्रोच किया, गुरु गोलवलकर को, जो संघ के दूसरे संचालक थे। उन्होंने कहा कि हम लोग एक राष्ट्रीय विचारों वाला एक दल होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां जो है वो बहुत सारी ऐसी है जो देश के हित में नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप बनाइए, हम अपने कुछ कार्यकर्ता देते हैं आपको काम करने के लिए। तो संघ ने अपने कुछ कार्यकर्ता उनको काम करने के लिए दिए, और ये एक संबंध बना भारतीय जनसंघ और जो है संघ के बीच में। तो डॉक्टर मोहन भागवत जो है उनसे 4 साल पहले विज्ञान भवन के अंदर एक वो संबंध अभी भी चल रहा है। संघ अपने कार्यकर्ता देता है, संगठन मंत्री के रूप में काम करते हैं प्रांतों में भी और केंद्रीय स्तर पर भी, वे संघ के प्रचारक होते हैं। उसके अलावा भी समय समय पर कोई कार्यकर्ता अगर वो चाहते हैं तो देते हैं। और लेकिन एक चीज है कि भाजपा में जो संघ का कार्यकर्ता चला जाता है उसके पास संघ में कोई दायित्व नहीं रहता। अच्छा। तो ये हाँ, ये एक बड़ा वो, अब आप राजनीति में हैं तो आपके पास संघ में कोई दायित्व नहीं होता। संघ में पद तो होता नहीं है, दायित्व ही कहते हैं। अच्छा। तो हाँ, संघ में ये नहीं है कि मेरे पास ये पद है या मेरे पास ये पोस्ट है, संघ में तो ये कि मेरे पास ये दायित्व। तो खैर, तो ये एक संबंध संघ में और भाजपा में है। अब होता यह है कि चूंकि आप दैनिक शाखा में करते हुए आपकी रोज बर्तन की सफाई हुई है, तो आपके मन में एक विशेष प्रकार के संस्कार है। जब आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आपको कोई किसी को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आप ही के यहाँ पर एक और लेख भी जो है वो लिखा था कि संघ जो है वो कोई स्कूल प्रिंसिपल नहीं है। हाँ। और भाजपा जो है वो कोई ऐसे छात्र नहीं है जिसे कि वो हाथ में बेंच लेके समझा रहा है कि अगर गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। लेकिन पत्रकारों के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने पहले भाजपा को कवर करना शुरू किया और उसके बाद उनको संघ के विषय में, जैसे मैंने बताया कि संघ का प्रचार विभाग नहीं था, तो संघ के विषय में जानकारी हुई, तो वो संघ को भाजपा की दृष्टि से देखते हैं। मैं उनको आई डोंट कीप देम एट फॉल्ट, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो संघ को संघ की दृष्टि से देखेंगे और भाजपा को भाजपा की दृष्टि से देखेंगे तो चीजें जो है वो ज्यादा स्पष्ट रहेंगी। संघ डज नॉट हैव अ रिमोट कंट्रोल ऑफ बीजेपी और द गवर्नमेंट। एक ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक, एक डायनामिक रिलेशनशिप है, एक वैचारिक जो है। और संघ के जितने भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ, संघ की कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ कुछ नहीं करता, संघ सिर्फ शाखा लगाता है, और वो शाखा के अंदर से जो स्वयंसेवक निकलते हैं उनको लगता है राजनीति में जाना चाहिए तो राजनीति में चले जाते हैं, उनको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए तो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं, और वो वहां जाकर संगठन बनाते हैं। फिर वो संघ से कहते हैं कि अरे हमें अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता लग सकते हैं कि अपने साथ। संघ जो है कहता है कि ले लीजिए ये कार्यकर्ता, फिर वो अपना काम करते रहते हैं। उन्हें जब आवश्यकता होती है
तो वो संघ से कंसल्ट करते हैं, और नहीं होती तो वो अपना काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि संघ का काम संगठन खड़ा करना नहीं है, संघ का काम समाज का संगठन करना है। संघ सिर्फ और सिर्फ स्वयंसेवक तैयार करता है। संघ इज अ फैक्ट्री विच प्रिपेयर इज वॉलंटियर्स। ऐसे बीजेपी के लिए भी वॉलंटियर्स जो है वो जिनको जाना होता है वो जाते हैं वहां पे और वापस भी आ जाते हैं, जिनका मन नहीं लगता वो कहते हैं। और भी है अरुण जी मेरे पास इसी से जुड़ा हुआ, जो मुझे किताब पढ़ के ही जाहिर है पता चला कि विद्यार्थी परिषद जो है उसको अभी तक आम जनमानस में ये धारणा है कि वो भाजपा की स्टूडेंट शाखा है ना। लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी तो उसमें आया कि एबीवीपी जो है वो संघ का एक प्रतिरूप है, या कहें वहां से स्वयंसेवक उत्पन्न हो रहे होते हैं। इस पे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये अलग अलग हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और विद्यार्थी परिषद का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विद्यार्थी परिषद की स्थापना जो है वो 1948-49 के आसपास हुई। तो उसकी स्थापना तो भारतीय जनसंघ से भी पहले हुई है। तो एक तो ये चीज समझनी जरूरी है। दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी का स्टूडेंट विंग नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोगों ने तय किया कि छात्र राजनीति के क्षेत्र में नहीं, जो है छात्रों के साथ काम करने के लिए जो है वो हमें जो है वो कुछ एक काम करना चाहिए। तो 48-49 के आसपास जो है इस संगठन की स्थापना हुई। और उसमें फिर, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही काम करते हैं। नहीं, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करते हैं। हाँ, मतलब ये पढ़ के बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। जी, ये वैसे ही है कि जैसे भारतीय मजदूर संघ की परिकल्पना हमेशा होलिस्टिक रही है। तो इसलिए संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनको ये लगा कि क्यों जाना है इस क्षेत्र में। विद्यार्थियों का क्या काम है? विद्यार्थियों का काम राष्ट्र निर्माण का काम है बेसिकली। और जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो शिक्षकों का आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए विद्यार्थी और शिक्षकों को मिलकर ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थी अकेले सुधार नहीं कर सकते। और विद्यार्थी परिषद जब बना था तो ये भी बात ध्यान देने की है कि विद्यार्थी परिषद का पर्पस छात्र राजनीति करना नहीं था। छात्र राजनीति उसका बड़ा छोटा सा पार्ट है कि यहाँ स्टूडेंट सिलेक्शन लड़ना। तो विद्यार्थी परिषद जो है वो राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में ही मूलतः। अभी एक पुस्तक आई है ध्येय यात्रा, तो 2 वॉल्यूम के अंदर वो विद्यार्थी परिषद की बायोग्राफी है। अच्छी बायोग्राफी है। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि उसको जरूर पढ़ें, और उससे विद्यार्थी परिषद का जो है वो एक बड़ा स्वरूप आपके सामने आएगा। तो पहली बात ये, तो इसलिए इट इज नॉट हुआ ये है कि विद्यार्थी परिषद से निकले हुए बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी में इंडक्ट हुए, और इंडक्ट होने के बाद प्रोमिनेंट पोजीशंस पर पहुंचे। आज सरकार की जो कैबिनेट है उसमें बड़ी पैमाने में ऐसे लोग हैं जिनके विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि है। तो ये एक संघ में एक व्यवस्था है कि आप शाखा पे जा रहे हैं, आपने 12वीं कर लिया, आप कॉलेज में चले गए। कॉलेज में आपका मन जो है वो विद्यार्थी क्षेत्र में काम करने पर है, तो आप विद्यार्थी परिषद में चले गए। कुछ लोग होते हैं जो संघ की शाखा ही लगाते रहते हैं, तो विद्यार्थी परिषद में चले गए। फिर आपने वहां जो भी काम किया, और अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं स्टूडेंट, तो किसी की उस क्षेत्र में रुचि है तो उसके बाद एक स्वाभाविक उसका एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो जाता है। तो विद्यार्थी परिषद भी संघ के उन अनेक संगठनों की तरह है बेसिकली, जिसे संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं, संघ नहीं चलाता। बीजेपी का मैं एक छोटा सा आपको क्लैरिटी देता हूँ। बीजेपी ने अपना एक स्टूडेंट विंग एस्टैब्लिश किया था, इसका नाम था जनता विद्यार्थी मोर्चा। अच्छा। जेवीएम उसे कहते थे। हाँ, तो कुछ साल तक जेवीएम रहा। उसका कारण यह हुआ था कि 1977 के बाद लगभग 1-2 वर्षों के लिए विद्यार्थी परिषद ने यह तय कर लिया था कि हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ, और हम छात्र राजनीति से बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे किसी स्टूडेंट इलेक्शन में। तो उस समय की मांग को देखते हुए फिर बाद में 1980 से 82 तक जनता विद्यार्थी मोर्चा लगभग 2-3 वर्ष रहा। फिर बाद में विद्यार्थी परिषद ने दोबारा स्टूडेंट इलेक्शन लड़ने शुरू किए। तो फिर कुछ समय तक जेवीएम और एबीवीपी लड़कर मिलकर इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा। लेकिन फिर बाद में जेवीएम को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। विद्यार्थी परिषद जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो काम। समय की कमी है, लेकिन तब भी मेरे पास छोटे छोटे सवाल हैं और मैं चाहूंगी आप उसका छोटा छोटा जवाब। हाँ, मैं छोटा छोटा जवाब।
दो तीन चीजें जो मुझे बहुत आकर्षित की इस किताब को पढ़ने के दौरान। शाखा के दौरान एक खेल सभी देखते हैं, मतलब जहां जहां भी शाखा लग रही है आम जनमानस उसे देख रहा है, लेकिन उसमें आपने एक जगह लिखा है कि मैं शिवाजी, मित्र रक्षा, हमारी दिल्ली, और वो सब तो ठीक था। चलिए, हमारा लाहौर क्या अभी भी बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल। हमारा लाहौर जो है, लाहौर हमारा या दिल्ली हमारी या हमारा लाहौर, इस प्रकार की बिल्कुल वो है। और क्योंकि संघ की तो है ये अखंड भारत की परिकल्पना, तो लाहौर तो उस अखंड भारत का हिस्सा होगा ही होगा। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं, ये बिल्कुल है। तो संघ की परिकल्पना में जो है लाहौर अखंड भारत का हिस्सा है। और एक अरुण जी, एक सवाल तो और भी बहुत मुझे मतलब ये मेरी भी इच्छा है ये जानने की। अब डंडा का जमाना नहीं रहा है, फिर आज भी वो डंडा क्यों? नहीं देखिए, वो एक गणवेश का हिस्सा है। और वैसे तो अगर आप ये देखेंगे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने जो सिख बंधु हैं उनके यहाँ भी जो गतका होती है, ठीक है ना। और तो एक ये पूरे उसका गणवेश का हिस्सा है। और ये कोई वो डंडा सिर्फ जो है वो मतलब वो कोई मारने के लिए, चलाने के लिए कांस्टेबल की तरह या वो नहीं है जो है ना, जो है तो उसका। और अ, वो एक प्रतीकात्मक है। और संघ में उस डंडे को दंड कहा जाता है, ठीक है ना। दंड जो है, जो अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे हमारी ऐतिहासिक परंपरा में, तो जो हमारे धर्म रक्षक जो होते थे उनके हाथ में एक धर्म दंड होता था। और वो उस धर्म दंड को जो है ना, अगर उनको कोई भी किसी को कोई इंडिकेशन देना है, कुछ भी करना है, तो वो धर्म दंड का इस्तेमाल करते हैं। राजा के माथे पर भी वो जो है ना हल्के से जो है एक धर्म दंड का जब प्रहार करते, तो इसका मतलब ये था कि तुम गड़बड़ कर रहे हो या तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो दंड जो है वो इस बात का प्रतीक है कि हम धर्म के रक्षक हैं। वो इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो सिर्फ लाठी चलाने के लिए या सेल्फ डिफेंस के। दो छोटे सवाल और। महिलाएं क्यों संघ से अभी दूर हैं? महिलाओं का जिक्र है बस पूरी किताब में कि लक्ष्मीबाई केलकर आई, है ना। संघ से दूर नहीं है। मैंने आपको पहली बात ये कही, आप अगर संघ को संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि अरे जो है वो संघ के अंदर महिलाओं का इतना % रिजर्वेशन क्यों नहीं है, संघ के दायित्व में इतनी। पहली बात यह है कि नहीं मैं आपको बताऊं, पहली बात यह है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई 1925 में, तो उस समय का जो सामाजिक माहौल था, और उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने 15 जो है 20 युवा बच्चों को लेकर, किशोरावस्था के बच्चों को लेकर शुरुआत की। तो उस समय ऐसा माहौल नहीं था जो है कि महिलाएं जो है वो घरों से बाहर निकल के काम कर रही है। फिर 1930 के दशक में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना, वो संघ से ही इंस्पायर होकर बना। जैसे मैंने आपको बोला कि संघ वो पैरेलल संगठन है, उसमें महिलाएं ही हैं पूरी की पूरी। और इसके अलावा जो संघ के से जुड़े हुए जो संघ के जो स्वयंसेवक संगठन चलाते हैं, विद्यार्थी परिषद में फुल टाइम प्रचारिकाएं हैं। संघ का पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिमों के साथ जुड़ाव बढ़ा है। संघ बाइनरी में नहीं सोचता, संघ तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। उनके लिए मुस्लिम कोई अलग से एंटिटी या कम्युनिटी नहीं है। उनके लिए तो वही है कि भाई रेडिकल मुस्लिम से उनको दिक्कत है, रेडिकल क्रिश्चियन से उनको दिक्कत है, उनको मुस्लिम से दिक्कत नहीं। तो हम मुस्लिम को ये कह सकते हैं कि संघ मुस्लिम्स को तो ये असल में क्या है, प्रॉक्सिमिटी पहले भी बहुत थी। अब संघ जो है ना, जब से 2014 में सरकार आई है बीजेपी की अपनी मेजोरिटी से, और एक पूर्व प्रचारक जो है जिसको आप कह सकते हैं कि वो पूर्व का एक प्रचारक जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से संघ जो है हर चीज जो कह रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा नोटिस होती है। वो बेचारे संघ की गलती नहीं है, संघ कुछ नया नहीं कर रहा। संघ 1971 में भी यही कर रहा था। गुरुजी का इंटरव्यू है 1971 में ऑर्गेनाइजर में, जो कि गिलानी जी ने लिया हुआ है। जिलानी जो है एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिया था उस इंटरव्यू के अंदर, और वो ऑर्गेनाइजर में छपे, जिसमें गुरुजी ने ये एक जो लब्बो लुआब है यही बात कहा है कि बिना मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। और उनका हमारे पूर्वज सेम है, ये 71 में वो कह चुके थे। वही बात अब मोहन भागवत जी ने कही तो लोगों को लगा। ये कारण ये है कि नाउ संघ इज नोटिस्ड मोर। संघ वही बात कह रहा है, संघ के स्टैंड में कोई फर्क नहीं है, संघ की गतिविधियों में कोई फर्क नहीं है, बट ये है कि थोड़ा फोकस संघ के ऊपर ज्यादा है और लोगों का अध्ययन थोड़ा सा कम है। तो इसलिए उनको ये लगता है कि जो है ये सारी बातें नहीं हो रही, बट देयर इज नथिंग न्यू दैट।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी, जो आपने बताया कि बिना मुसलमानों के हिंदू राष्ट्र की संरचना संभव नहीं है। ये संघ सोचता है, जिसे कि हमेशा से कहा जाता रहा कि संघ जो है मुस्लिम विरोधी है। ये एक बड़ी बात आपने बताई कि शुरू से ही ये कहा जाता रहा है कि मुसलमान विरोधी कभी नहीं रहा। वैसे ही आपने बताया कि किसी भी भगवाधारी अगर आप कहा जा रहा है तो उस भगवा के बारे में समझिए पहले कि वो भगवा रंग है क्या। इन सभी बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई अपनी किताब के माध्यम से भी, और मुझे लगता है हमारे पाठकों को और हमारे श्रोता और हमारे दर्शक जो इसे देख रहे थे इस कार्यक्रम को, उनको बहुत अच्छा लगा होगा और वो संघ को और जानने की कोशिश करेंगे और उसके खिलाफ जो भ्रांतियां हैं वो थोड़ी कम होगी। तब हमारी बातचीत के लिए और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं जो है प्रिंट के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को जो है ये बातचीत देखने के लिए।